हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना सीख ली थी। तो आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, कुछ स्टूडेंट्स को वेक्टर में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एक नेक्स्ट वीक में एक लेक्चर बना के और वेक्टर पे डाल देंगे अपन। ओके, तो आपको जल्दी ही वेक्टर पे एक लेक्चर मिल जाएगा। ओके, जस्ट टू इन्फॉर्म एवरीवन, ये जो हमारी क्लास है ये डेली 7 PM पे होती है। तो यू कैन टेक दिस लाइव क्लास ऑन 7 PM। और जो भी उस टाइम पे डाउट्स वगैरह होते हैं आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। तो मैं कमेंट्स में ही आपके डाउट रिवर्ट कर दूंगा, या फिर मैं अलग से ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर एक लेक्चर हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। देखो भाई, हमने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया, है ना। हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, लाइंस खींच के ऐसे। दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम ये डिफाइन करना चाहते हैं, मान लो एक पर्टिकुलर एरिया है, ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है। इस एरिया से हम जानना चाहते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास हो रहा है। We want to know amount of electric field, amount of electric field passing through this area। तो हमने बोला कि भाई इसको हम किस तरीके से डिफाइन करें। किसी ने कहा एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हम बना ही रहे हैं, इनको काउंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो हम इसको 4 बोल देते हैं। बट देन किसी ने बोला यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हम बना रहे हैं, मैं 4 भी बना सकता हूँ, 8 भी बना सकता हूँ, वो तो डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, दिस इज नॉट अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, इट्स ए रिलेटिव मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर मैंने यहाँ पे 4 बना दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और कहीं पे 8 बना दी, तो 8 वाली जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, विच मीन्स कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। बट इन इटसेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में 8 बनाऊँ या 4 बनाऊँ, ये मेरे को अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं देगा। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला देखो किसी पर्टिकुलर एरिया से एक एरिया बनाया हमने। इस पर्टिकुलर एरिया से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो निकल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड अगर ई है, तो क्यों ना इस ई को अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं। तो हमने इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, हमने डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया एरिया। मैं इसका डॉट प्रोडक्ट क्यों किया अभी ये हम समझेंगे थोड़ी देर में। क्यों हमने इसका डॉट प्रोडक्ट किया, क्यों ना हम सीधा सीधा एरिया से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। ओके, नाउ इसको समझते हैं कि हमने कैसे डिफाइन किया। देखो ऐसा है कि यहाँ पे y डॉट प्रोडक्ट, y डॉट प्रोडक्ट सीधा सीधा एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होता है ना कि अगर हम इस एरिया को मान लो इस तरीके से ले, ये एरिया मेरा इस तरीके से होता है, थोड़ा सा टेढ़ा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस एरिया से निकल रही है। मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना लेता हूँ जो इस एरिया से निकल रही है। मान लो ये एरिया की वैल्यू जो है वो है A1। तो अगर मैं इफ इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई अगर ई इंटू एरिया होता सीधा सीधा, तो फाई को मैं यहाँ पे लिखता ई इंटू A1। बट एक बात देखो, यहाँ पे अगर मैं एक दूसरा एरिया बनाता हूँ जो कि एकदम परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के,
इस एरिया को मैं बोल देता हूँ ए नॉट। तो यहाँ से मेरे को फ्लक्स क्या मिलेगा, फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए नॉट। अब देखो ई इंटू ए वन इज नॉट इक्वल्स टू ई इंटू ए नॉट, ये चीज तो है। विच मीन्स कि देखो फ्लक्स की दो वैल्यू तो नहीं हो सकती ना, फ्लक्स की दो वैल्यू तो नहीं हो सकती ना। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखो यहाँ से भी चार लाइन जा रही है, यहाँ से देखें अगर अपन तो यहाँ से भी चार लाइंस जा रही है, फोर लाइंस। और यहाँ से भी क्या जा रही है, फोर लाइंस। तो रिलेटिवली तो सेम नंबर ऑफ लाइन जा रही है ना। तो मैं एक्चुअल मैग्नीट्यूड तो नहीं बता सकता, बट मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो ए नॉट से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो का वही इलेक्ट्रिक फील्ड, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ए वन से भी निकल रहा है। तो ये दोनों जो चीजें हैं ई ए वन और ई ए नॉट शुड बी इक्वल, है ना। तो हम लिखेंगे बिकॉज सेम नंबर ऑफ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लिखेंगे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पासिंग थ्रू आर पासिंग थ्रू ए वन एंड ए नॉट, hence electric flux phi should be same in both cases, in both the cases। ये चीज समझ में आती है अपने को। तो हम बोल रहे हैं कि भाई फाई तो दोनों में सेम होना चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक चीज तो गलत होनी चाहिए। तो हमने बोला कि भाई देखो ऐसा है, परपेंडिकुलर एरिया अगर ले तो सब जगह वो परपेंडिकुलर एरिया ही होगा, है ना। और अगर हम ये वाला टेढ़ा वाला एरिया लेंगे तो फिर टेढ़ा वाला एरिया तो कुछ भी हो सकता है, कल को मैं थीटा चेंज कर दूँ, है ना। थीटा चेंज कर देंगे तो फिर वो तो एरिया और चेंज हो जाएगा। तो हम ऐसे बोलते हैं कि भाई मान लो ये एंगल थीटा बना रहा है एरिया, तो इस एरिया का एक अगर मैं कंपोनेंट ले लूँ इधर, इधर की साइड में अगर मैं कंपोनेंट लूँ तो वो क्या आएगा, ए वन कॉस थीटा आएगा। और इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि भैया अब फ्लक्स जो डिफाइन करते हैं, तो हमने बोला हेंस फ्लक्स इज डिफाइंड based on the flux is defined based on the perpendicular area, surface of area, सरफेस और अपन बोल देंगे प्लेन ऑफ एरिया, है ना। तो इसको हम प्लेन ऑफ एरिया बोल देते हैं, बिकॉज एरिया वेक्टर अभी हम डिफाइन करेंगे एंड हम देखेंगे एरिया वेक्टर बिल्कुल थोड़ा सा अलग होता है। परपेंडिकुलर एरिया विच मीन्स प्लेन ऑफ एरिया। So hence flux is defined based on the perpendicular area to the electric field, क्योंकि वो परपेंडिकुलर एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला है वो हमेशा सेम रहेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि हम किसी एंगल पे एरिया लें या फिर हम परपेंडिकुलर एरिया लें। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे इन दिस केस जो हमने ये केस लिया है, इस केस में क्या होगा, जो ए नॉट है और वो ए वन कॉस थीटा है, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। एंड अब हम क्या लिख सकते हैं, जो फ्लक्स है, फ्लक्स को मैं लिख सकता हूँ ई इंटू ए नॉट, एंड इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ई इंटू ए वन कॉस थीटा। और मैं इसको लिख सकता हूँ ई डॉट एरिया वेक्टर। देखो ई डॉट एरिया वेक्टर में क्या होगा कि भाई अगर एरिया वेक्टर और ई के बीच में कोई एंगल है, अगर एरिया वेक्टर और ई के बीच में कोई एंगल है तो हम यहाँ पे कॉस थीटा लगा देंगे, और कॉस थीटा लगाते ही मेरा एरिया परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ए नॉट वाले केस में देखो क्या है, ए नॉट वाले केस में यहाँ पे थीटा जीरो है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो थीटा है ये है 0 डिग्री। तो ए नॉट वाले केस में क्या लिखूंगा मैं, ई इंटू ए नॉट इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। आई बात समझ में। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसकी फ्लक्स की। तो हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। तो वही हमने ये देख लिया ना कि भाई ये डॉट प्रोडक्ट क्यों लिखा, डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब डेफिनेशन लिखते हैं
सो हम लिखेंगे फ्लक्स इज नथिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, फ्लक्स मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो सकता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, amount of electric field passing through an area। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन। नाउ कैलकुलेट कैसे करें, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमें एरिया तो भैया परपेंडिकुलर लेना है ना, तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड विथ द area whose plane is perpendicular to the electric field। ठीक है, if हम बोलेंगे if एरिया, और हम बोलेंगे प्लेन ऑफ एरिया, एरिया में देना चाहिए प्लेन ऑफ एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, फिर उसका कंपोनेंट ले लेंगे, है ना। देन वी टेक इट्स component perpendicular to the electric field। देखो ऐसा है, अगर आपको कंपोनेंट लेना नहीं आ रहा है तो सिंपली डॉट प्रोडक्ट लिखो, है ना। तो हम एक बार फिर से फॉर्मूला ऑफ, हम यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर से इस फॉर्मूले को देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस। अभी ई डॉट एस को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ई डॉट एस को लिख सकता हूँ ई एस कॉस थीटा, ये मेरा फॉर्मूला होगा। अब देखो इस फॉर्मूले को अपन थोड़ा सा, इसके जो भी क्या बोलेंगे, इसकी जो टर्म्स हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो फाई है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फाई जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें पता है डॉट प्रोडक्ट से हमें जो रिजल्ट मिलता है वो स्केलर होता है। ओके, नाउ ई के बारे में बात करते हैं। ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एस जो है ये मेरा एरिया हो गया, एंड जो थीटा है यहाँ पे, थीटा क्या हो गया हमारे पास, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, तो एरिया वेक्टर जो है दिस इज एस वेक्टर को हम एरिया वेक्टर बोलेंगे, और एरिया वेक्टर को अभी हम थोड़ी देर में डिफाइन करेंगे कैसे करना है। तो भाई ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। एक और चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट, दिस फॉर्मूला is applicable only for यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फॉर्मूला है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल है। अभी नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या होगा वो भी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं एरिया वेक्टर की, है ना। एरिया वेक्टर को डिफाइन कर देते हैं। देखो कोई भी एरिया होता है, इस तरीके से ये एक एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या है ना, इसके परपेंडिकुलर होता है प्लेन पे। एरिया वेक्टर जो है इस प्लेन पे परपेंडिकुलर, मतलब ये जो हम रेड लाइन खींच रहे हैं इसके अलोंग होगा। नाउ इस एरिया वेक्टर को अपन ऊपर की तरफ भी ले सकते हैं और नीचे की तरफ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे जो डिफाइन कर रहे हैं, एरिया वेक्टर के भी दो पार्ट है। तो दिस इज एरिया वेक्टर बिकॉज ऑफ ओपन सर्फेसेस। ओपन सर्फेसेस दूसरी वाली क्या होगी, क्लोज सर्फेसेस। तो देखो ये ओपन सरफेस है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो गया, हमारा सर्किल हो गया, इस टाइप के जो स्ट्रक्चर है ये ओपन सर्फेस। क्लोज सर्फेस क्या, क्लोज स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे स्फीयर हो गया,
है ना, क्यूब हो गया, ये क्लोज जो है सरफेसेस है। तो ओपन सरफेस में मैं एरिया वेक्टर जो लूंगा ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर लूंगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ओपन सरफेस area vector is taken as or is taken in the direction of perpendicular of the plane or surface of area। ये जो भी एरिया होगा ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लो आप। अब बोलेंगे कि भैया पॉजिटिव नेगेटिव किसको ले, ऊपर पॉजिटिव ले नीचे नेगेटिव ले, क्या करें? तो भाई ऐसी बात है कि तुम किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव ले सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे, लेट्स से मुझे ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है तो मैं ऐसे करके और मैं एरिया वेक्टर डिफाइन कर सकता हूँ। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे होंगे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ, तो हम जनरली क्या करते हैं कि जो जिस डायरेक्शन को लेने से मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है वो वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो बेसिकली क्या है, अगर एरिया वेक्टर ऐसे होता है तो मैं नीचे की डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले सकता हूँ। हम नीचे की डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ले सकते हैं। ओनली थिंग इज कि हमें देखना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, उसके साथ अगर पॉजिटिव फ्लक्स आ रहा है अपना तो उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेंगे। लेकिन अगर मल्टीपल सर्फेसेस हैं तो एक डायरेक्शन को हमने जिसको पॉजिटिव ले लिया आगे भी हम उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया, ये दोनों सर्फेसेस है मेरे पास, तो फिर मैं ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव लूंगा। ये चीज क्लियर होनी चाहिए तुम्हें, है ना? तो ये हो गया ओपन सर्फेसेस की वजह से। नाउ अब हम नेक्स्ट बात करते हैं एरिया वेक्टर बिकॉज ऑफ एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर बिकॉज ऑफ क्लोज्ड सरफेस, बिकॉज ऑफ क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस का क्या सीन है, देखो क्लोज सरफेस मतलब ऐसे होगा, ये स्फेयर है। तो क्लोज सरफेस में क्या होगा, जो एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा ही परपेंडिकुलर, देखो हमें परपेंडिकुलर तो लेना ही है ना सरफेस के, तो लेना ही है। लेकिन इस केस में जो एरिया वेक्टर का पॉजिटिव डायरेक्शन होता है वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। इन क्लोज्ड सरफेस एरिया वेक्टर is always in the outward direction। ये चीज क्लियर होनी चाहिए अपने को कि क्लोज्ड सरफेस में एरिया वेक्टर हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब हम वापस देखते हैं कि भैया एंगल जो है ना, अब हम देखते हैं एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। देखो एरिया वेक्टर को कहीं पे हम ए वेक्टर लिख रहे हैं, कहीं पे एस वेक्टर लिख रहे हैं, तो दोनों ही चीजें हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब हमने एक एरिया वेक्टर बनाया था इस तरीके से थोड़ी देर पहले, इस तरीके से एरिया वेक्टर बनाया था और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे आ रहा था, ये देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। तो भाई देखो ऐसा है, एरिया वेक्टर जो अपना आएगा वो क्या आएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर में एक ऐसे लाइन खींच सकता हूँ। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये बोल रहे हैं कि एरिया वेक्टर क्या है भैया, इसके बीच सॉरी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कौन सा है, तो एंगल तो ये वाला हो गया। क्योंकि यहाँ पे मैं जो एरिया वेक्टर लूंगा वो क्या लूंगा, ये वाला एरिया वेक्टर लूंगा। ठीक है, ये वाला एरिया वेक्टर हो गया। एंड फिर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया दूसरा वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हो गया। इन दोनों वेक्टर के बीच का जो ये एंगल है थीटा, इसी को हम थीटा बोलते हैं, या इसी को हम बोलते हैं एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब ये एंगल अगर थीटा है
ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये वाला जो एंगल होगा, अगर ये एंगल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए अपने को। ठीक है, ये दोनों एंगल थीटा होंगे, तो ये एंगल भी थीटा होगा अगर। ठीक है, कैसे निकालेंगे? देखो, सिंपल सी चीज़ है। अम, जो अपन क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। अगर एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो सिंपल सा है, देखो एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो। देखो अभी बताते हैं, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, तो ये थीटा एंगल है, तो ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया ना। और 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, और ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो गया। इसको और अच्छे से अगर समझना है तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एरिया वेक्टर को एक सिंगल लाइन से रिप्लेस कर देते हैं। ये एरिया वेक्टर को जब मैं साइड से देखूंगा तो मेरे को ऐसा दिखेगा। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही गई। एरिया वेक्टर को हमने कैसे बनाया था? एरिया वेक्टर को हमने इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनाया था। ये रहा मेरा एरिया वेक्टर, ये रहा मेरा एरिया वेक्टर। इस एंगल को हमने थीटा बोला। अब हमें दूसरा वाला वो जो एंगल है वो निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे भाई? देखो, तो थोड़ा सा देखो, बैकग्राउंड में दिक्कत हो सकती है। आई थिंक लाइट जो है वो चली गई है, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ गॉन। तो गाइस, थोड़ा सा वीडियो में अगर कुछ दिक्कत आए तो सॉरी। हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे, लेक्चर हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो देखो, ये थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल हो गया अपना 90 माइनस थीटा। अब ये वाला अगर एंगल 90 माइनस थीटा है, तो मैं इससे क्या बोल सकता हूँ? देखो, यहाँ पे मेरे को एक लाइन और ड्रॉ करनी है, तो ये वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ। हमें तो चाहिए ये वाला एंगल, तो हमें अगर ये वाला एंगल चाहिए, तो हमने बोला कि भाई अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा हो गया ना। और क्योंकि देखो, ये पैरेलल लाइंस हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ये पैरेलल लाइंस, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आई? तो इस तरीके से हमने एंगल थीटा निकाला। अब देखो, हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। तो या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भैया फाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट एस होता है। और या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ई, इस चीज़ को ध्यान से देखना, ई एस कॉस थीटा। इस चीज़ को मैं दो तरीकों से लिख सकता हूँ, ई परपेंडिकुलर एस और ई एस परपेंडिकुलर। ये क्या चीज़ हो गई? ये एस परपेंडिकुलर और ई परपेंडिकुलर क्या चीज़ है? तो देखो ऐसा है, अगर मैं एस कॉस थीटा लूँ, एस परपेंडिकुलर को मैं लिख सकता हूँ एस कॉस थीटा, विच इज एरिया परपेंडिकुलर टू दी, एरिया परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो मैं एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर इस एरिया का मैं एक कंपोनेंट ले रहा हूँ तो परपेंडिकुलर एरिया हो गया ना, तो इसको मैं एस कॉस थीटा ऐसे लिख सकता हूँ। और दूसरी चीज जो हमने लिखी है ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। तो क्या है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कंपोनेंट ले सकता हूँ जो एरिया के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लो परपेंडिकुलर, चाहे एरिया को ले लो परपेंडिकुलर, दोनों बातें एक ही है। ओके। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भाई एरिया वेक्टर कैसे होता है, एरिया वेक्टर का कंपोनेंट कैसे लेना है, एंगल कैसे लेना है, कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे नेगेटिव होगा। अब हम वापस आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो हमारी जो अब लेटेस्ट अपडेटेड डेफिनेशन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हो गई, वो क्या हो गई, ई डॉट एस इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा, एंड इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज ई एस परपेंडिकुलर या फिर ई परपेंडिकुलर एस। ये चीज समझ में आई क्या आपने को? तो हम इसको ऐसे लिखते हैं नाउ। अब इसमें हम डिफाइन करते हैं एक और चीज,
हमने बोला था दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड, एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो क्या होगा? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, देखो नॉन यूनिफॉर्म अगर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करेंगे? तो भैया ऐसा है, मान लो हमारे पास एरिया है ऐसे, और इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है अपना, वो नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है। मान लो ये ऐसे है, और इसकी वैल्यूज भी चेंज हो सकती है। तो इसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं देखो ऐसा है, एक छोटा सा एरिया है, छोटा एरिया, एकदम छोटा सा एरिया, इतना सा एरिया, एकदम बहुत छोटा एरिया, इतना छोटा एरिया कि मतलब वो एरिया जो है वो ऑलमोस्ट जीरो को टेंड करे, है ना, ऑलमोस्ट जीरो की तरफ है। तो हम बोलेंगे कि इस एरिया को मैं क्या बोल देता हूँ, डी एस बोल देता हूँ, डी एस वेक्टर। और इसको मैं डी ए वेक्टर भी बोल सकता हूँ, आपको जैसा नोटेशन ठीक लगे वैसा आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस एरिया में है, उसकी वजह से छोटे से एरिया में जो फ्लक्स होगा उसको मैं डी फाइव बोल देता हूँ, डी फाइव बोल देते हैं। और इस डी फाइव को मैं लिख सकता हूँ वहाँ पे ई डॉट डी एस। ओके, ई डॉट डी एस लिख सकते हैं। और जब मैंने इसको ई डॉट डी एस लिख दिया, अब मुझे अगर पूरे एरिया में निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, डी फाइव इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ओके, तो इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो इंटीग्रेशन, बेटा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब लोगों को इंटीग्रेशन आता होगा, बेसिक जो इंटीग्रेशन है। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करें, मैं इंटीग्रेशन पे भी एक सेपरेट लेक्चर फिर हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये जो फ्लक्स है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैसे निकाल सकते हैं हम। आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी एक्सप्रेशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया का जो भी एक्सप्रेशन होगा, उन दोनों का यूज करके हम यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो देखो हमने जो है फ्लक्स देख लिया, पॉजिटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे होगा। तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स दोनों मैं आपको बताता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक क्लोज्ड सरफेस है, दिस इज अ क्लोज्ड सरफेस, है ना, क्लोज्ड सरफेस है। तो देखो इधर से जो इसमें मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो यहाँ पे इस एरिया पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, मान लो मैं उसकी वजह से, यहाँ पे देखो ऐसे है, तो क्योंकि ये तो क्लोज सरफेस है ना, क्लोज सरफेस है, तो इनका एरिया वेक्टर कैसे निकलेगा भैया? एरिया वेक्टर कैसे होगा? देखो इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर कुछ ऐसे होगा, इसका एरिया वेक्टर तो सीधा सीधा ऐसे हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर थोड़ा सा ऐसे हो गया, इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। तो हमने ये क्या परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर बनाए, क्लोज्ड सरफेस के लिए हमने बोला था कि एरिया वेक्टर जो होगा परपेंडिकुलर होगा और आउटवर्ड होगा। अब अगर मैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आगे बढ़ाऊं तो ये यहाँ से निकलेगी ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगी। और अगर मैं फिर से इनका एरिया वेक्टर बनाऊं इस सरफेस पे, तो ये एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, ये सीधा सीधा आ जाएगा, ये भी सीधा आ गया, ये थोड़ा सा ऐसे आ गया, ये हल्का सा ऐसे आ गया, ये इस तरीके से आ गया। तो आप लोग देखेंगे कि जहाँ यहाँ पे जब एंट्री हो रही है तो यहाँ पे सारे थीटा जो है वो क्या है, ऑपोजिट में है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो अपना एरिया वेक्टर है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑलमोस्ट, और उसकी वजह से थीटा जो होगा 90 से बड़ा होगा। तो ये जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको अपन बोलेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जितना भी, ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव तो बस एक साइन है, तो हम उसको कैसे भी देख सकते हैं। ओके। तो अगर मैं यहाँ वाले को अगर मैं पॉजिटिव लेता तो यहाँ वाला नेगेटिव हो जाता बाकी की। बट बाई डेफिनेशन, बाई ट्रेडिशन जो चलता है उसको हम इस तरीके से लेते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है
कि इस क्लोज्ड सरफेस में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करी है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वापस से बाहर निकल रही है, मतलब जितना फ्लक्स नेगेटिव में था उतना ही फ्लक्स यहाँ पे पॉजिटिव में होगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ फाई नेगेटिव जो है इसका मैग्नीट्यूड जो भी है वो फाई पॉजिटिव के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस होगी उसमें जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुसेगी उतनी बाहर निकलेगी, एज लॉन्ग एज हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो हम बोलेंगे कि फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज जीरो। In uniform electric field, electric flux is always zero from a closed surface. From a closed surface. ये चीज क्लियर है अपने को? तो ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसके बारे में सारी चीजें हमने कवर कर लिया है। तो गाइज ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ यहाँ पे। इस टॉपिक पे अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको इससे पहले कि कोई टॉपिक हो या कोई दूसरा टॉपिक हो वहाँ पे डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। एंड आप सब्सक्राइब कीजिए इसको, चैनल को, क्योंकि डेली 7 PM पे अपनी क्लास आएगी और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में डिस्कशन करेंगे।